हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो बेटा, जिन बच्चों का बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स के वो ऐसे टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल आ जाए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल आपसे पूछा जाएगा जैसे, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का पाठ्यांक समान होता है? यानी आपको ये बताना है कि बेसिकली सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों की रीडिंग सेम किस टेम्परेचर पर आती है? तो याद रखेंगे वो होता है -40। -40 वो टेम्परेचर है जहाँ पर इनकी रीडिंग दोनों की सेम आएगी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो केल्विन जो होगी वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। और केल्विन पैमाने पर बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो लगभग 310 केल्विन होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन। देखो, कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम शरीर के सामान्य तापमान की बात करें तो लगभग यहाँ पे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो डिग्री सेल्सियस में ये कितने के बराबर होगा? तो याद रखेंगे 36.897 के बराबर होता है, याद रखेंगे। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आपका होगा, अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूँ, एग्जैक्टली वो लिखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में ये होता है, ध्यान रखना है। तो अब क्योंकि जैसा क्वेश्चन था वैसे ही आपको यहाँ पे आंसर मार्क करना है। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज डबल ऑफ अ सेंटीग्रेड टेम्परेचर? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगना हो जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि अगर रीडिंग 40 पर सेम आ रही है तो 40 का दुगना 160, तो 160 डिग्री सेल्सियस पर डबल हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी मैन, कि एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? तो आप सभी को पता है 37 डिग्री सेल्सियस होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, तापमान के निम्नलिखित पैमानों में से किसका मान ऋणात्मक नहीं है? आपसे ये पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू? कौन सा ऐसा है जिसकी नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होगी? सेल्सियस की, केल्विन की, फ़ारेनहाइट की, या फिर बेटा आपका रिमोर की? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका केल्विन होगा। केल्विन इज अ राइट आंसर। एक चीज हमेशा याद रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 273.15 केल्विन के बराबर होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, अ मेजर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन सेल्सियस स्केल? देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर आपसे कहा जा रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, और वो सूत्र क्या होगा, जो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है उसमें से 32 को आप घटा देंगे, और घटाने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करके डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो जैसे आपको 200 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा होगा, तो यहाँ पर आप 200 रखेंगे, 32 में से घटाएंगे, जो आंसर आएगा उसे 5/9 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे में जो जवाब बनेगा वो आपका ए ऑप्शन बन जाएगा, 93.33 डिग्री सेल्सियस। तो यही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन अ केल्विन स्केल, केल्विन पैमाने पर हमारे शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? तो याद रखेंगे 310 केल्विन होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोस्टेट? थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? तापमान मापने के लिए इस्तेमाल होगा, तापमान बढ़ाने के लिए होगा, तापमान बनाए रखने के लिए होगा, या फिर ऊष्मा को बिजली में बदलने के लिए होगा? तो याद रखेंगे इसका इस्तेमाल होता है जनरली टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला सवाल, थर्मोस्टेट इज रिलेटेड टू, थर्मोस्टेट का संबंध किससे है? आर्द्रता से है, वायु से है, बादल से है, तापमान से है? तो बेटा इसका संबंध टेम्परेचर से है। सर्किट में हम इसका यूज करते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, थर्मोस्टेट वो डिवाइस है जिसका काम क्या होगा?
जिसका काम क्या होगा, ऑटोमेटिक रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहाँ पे सिस्टम यानी सी ऑप्शन ही यहाँ पे जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? ये किसी भी तापमान पैमाने का प्रारंभिक बिंदु होगा। थ्योरेटिकली इसे सबसे कम संभव तापमान कहा जाएगा। ये वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे वेपर जो लिक्विड होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, या फिर वो टेम्परेचर होगा जहाँ पर सारे का सारा मटेरियल वेपर बन जाएगा। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, इसे हम कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस जो होगा, ये आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, याद रखेंगे। और ये थ्योरेटिकली सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है, ध्यान रखेंगे। ये वो तापमान होता है जहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से सीज आउट हो जाते हैं, ध्यान रखना है। तो ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सपेंशन करने पर क्या होगा? एक्सपेंशन केवल आपको किस में देखने को मिलेगा? एक्सपेंशन करने पर विस्तार किस में होगा? केवल ठोस में। पदार्थ का भार बढ़ जाता है, डेंसिटी घट जाती है, और ये आपको सेम रेट से देखने को मिलेगा लिक्विड और सॉलिड के अंदर। एक्सपेंशन मतलब फैलाव। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये, अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डेंसिटी जो होती है किसी भी पदार्थ की वो घट जाती है। कारण क्या है? जैसे कोई चीज ठोस अवस्था में थी, आपने उसे गर्म किया, फैल जाएगा ना, डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जब आइस पिघलती है तो उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान घट जाएगा? बताओ, जब कोई आइस मेल्ट होगी तो क्या चीज पर प्रभाव पड़ता है? वैसे तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो जो वॉल्यूम होगा वो आपका जनरली यहाँ पर लिखा है डिक्रीज होगा, बट आंसर जो होना चाहिए था वो सेम होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, जेरिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? कम तापमान, कम ह्यूमिडिटी, उच्च वाष्पीकरण, या फिर अत्यधिक तापमान? तो शुष्क अवस्था की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे पता चला ड्राई कंडीशन की हम बात करें तो जब भी कभी ड्राई कंडीशन होगी तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, यहाँ पर अक्सर आपको लो ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, याद रखना है, लो ह्यूमिडिटी। और ऐसी कंडीशन आपको मरुस्थल में, डेजर्ट में देखने को मिलती है, याद रखेंगे। अगला सवाल बताएंगे, वायुमंडल हम पर बहुत ज़्यादा दाब डालता है लेकिन हमें इसे महसूस नहीं होता, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का सीधा रीज़न ये है कि हमारा रक्त वायुमंडल की तुलना में ज़्यादा दाब डालता है, जिसकी वजह से हमें फील नहीं होता है, याद रखेंगे। वायुमंडलीय टेम्परेचर से रिलेटेड एक चीज़ याद रखना, प्रेशर से रिलेटेड, अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला सवाल, वाई डज वाटर बॉयल एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हायर एल्टीट्यूड? वही सवाल आ गया है कि अगर अधिक अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पानी क्यों उबलता है? इसका रीजन क्या होगा? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, हेंस द बॉइलिंग पॉइंट लोअर, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज लेस बिकॉज ऑफ हैवी विंड इन द माउंटेन। नहीं, सही जवाब आपका पहला ऑप्शन ही होगा, पहला ऑप्शन ही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं, ऊंचाई पर और जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखेंगे। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, boiling point of water decreases as altitude increases, the atmospheric pressure increase with altitude। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया। देखो, कथन वाले सवाल अक्सर पेपर में आ रहे हैं, कौन सा कथन सही है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कथनांक बिंदु होता है वो घट जाता है अगर हम ऊंचाई पर बढ़ें, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर बढ़ेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है एल्टीट्यूड पर, ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, ए वाला सही है और डी वाला जो है वो यहाँ पे गलत दिया गया है, तो केवल सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, खतरे के निशान जो हैं वो लाल रंग के बने होते हैं क्योंकि लाल रंग जो है वो बिखरता कम है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, ये दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं, क्योंकि लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है, रेड कलर की जो तरंग दैर्घ्य होगी वो सबसे लंबी होती है, याद रखेंगे, लॉन्गेस्ट होती है। तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा? लॉन्गेस्ट होती है, दूर से ही दिख जाएगा, फैलता नहीं है। दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ऐसे ही बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन,
रेड सिग्नल इज यूज एज अ डेंजर सिग्नल, क्यों? लाल रंग का प्रयोग ही क्यों संकेत के रूप में, खतरे के रूप में किया जाएगा? क्योंकि लाल रंग जो है वो बिखरता कम है, याद रखेंगे वो बिखरता कम है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, सूर्य और चंद्रमा एलिप्टिकल दिखाई देते हैं हॉरिजन के सामने। जब भी हॉरिजन होगा तो सूरज और चंद्रमा ऐसा लगेगा जैसे एलिप्टिकल आकार हो गया, अंडाकार हो गया। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका मुख्य रीजन होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन, तारों का चमकना आसमान में, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो प्रकाश का अपपरावर्तन है, और खासकर तारों का चमकना होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, वायुमंडलीय अपपरावर्तन के कारण होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को मापने के लिए हम किस इकाई का इस्तेमाल करेंगे? तो हम डेसिबल का इस्तेमाल करेंगे, याद रखेंगे, हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि लाउडनेस को मापने की इकाई डेसिबल होती है, याद रखेंगे। हर्ट्स की बात करेंगे तो हर्ट्स में हम नापते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को मापने की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे, द ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए, मनुष्य के लिए जो सबसे इकतम ऑप्टिमम लेवल जो होता है वो क्या रहता है? 90 डेसिबल, 120, 100 डेसिबल या फिर 60 डेसिबल। मतलब इससे ज्यादा का अगर साउंड बढ़ेगा तो हमारे कान क्या हो जाएंगे? हमारे कानों को दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो जो ऑप्टिमम लेवल होगा बेटा वो 60 डेसिबल का होता है, ध्यान रखेंगे। इससे ज्यादा अगर साउंड बढ़ता चला जाएगा कानों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन का बना होता है, याद रखेंगे। इसका गलनांक बिंदु, याद रखेंगे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है, याद रखेंगे। और लगभग अगर मैं बात करूं 3400 के आसपास होता है, ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका यूज होता है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो याद रखेंगे वो बना होता है जनरली टंगस्टन का ही। और आपकी जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई, वहां पर हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो हम नाइक्रोम का करते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल, कंसिडर करना है, यहाँ पर आपको 3 वाक्य दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा मतलब गलत है। फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, फिलामेंट तार एक समान नहीं होता। बल्ब कैन नॉट बी एक्वाकेटेड कंप्लीटली, बल्ब को पूरी तरीके से खाली नहीं किया जा सकता। वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, तो आपसे पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है किसी भी साधारण बल्ब के बारे में। एक साधारण प्रकाश बल्ब का जीवन काफी कम होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, ये तीनों के तीनों ऑप्शन ही यहाँ पे सही दिए गए हैं। अगला मतलब ये आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को भी यहाँ पे ऐड ऑन करूंगी बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर में हो सकता है यहाँ से सवाल आ जाए, तो बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।